गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को सफलता की कुंजी में स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आई दृष्टि करंट अफेयर्स, जिसका ये जो पीसीएस आर ओ है, इसका अभी एग्जाम है। इसकी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। विश्व श्रव्य विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन के बारे में बताएंगे। इसको शॉर्ट में बेब्स 2025 कहते हैं। फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से आयोजित करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। इसी आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 बेब्स 2025 मुंबई में आयोजित किया गया। इसके स्मरणीय कुछ तथ्य हैं। बर्ड वेब्स का फुल फॉर्म है बर्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। वेब्स मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस सम्मेलन की परिकल्पना है कनेक्टिंग कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, मतलब रचनाकारों को जोड़ना, देशों को जोड़ना मूल मंत्र के साथ की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के दिन इसका भव्य उद्घाटन किया, जिसमें 100 से अधिक देशों के कलाकार, नवप्रवर्तक, निवेशक, नीति निर्माता एक वैश्विक प्रतिभा व रचनात्मकता के परिवेश में उपस्थित हुए। वेब्स 2025 का आयोजन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया। वेब्स मंच से वर्ष 2029 तक $50 अरब के M&E बाजार को साकार करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत पवेलियन 14 से 70 वर्ग मीटर कला से कोड तक थीम के साथ भारत की प्राचीन स्टोरी टेलिंग परंपरा से लेकर आधुनिक मीडिया विकास की यात्रा को 4 अनुभागों श्रुति, पृथ्वी, दृष्टि, क्रिएटर्स दिखा रहा है। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें 77 देशों की भागीदारी देखी गई। सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना को औपचारिक रूप दिया। मुंबई में स्थापित यह राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से APGC XR सेक्टर को समर्पित किया गया। वेब्स 2025 एक विशेष उपलब्धि चैलेंज सीजन फर्स्ट का भव्य समापन रहा। न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान व भारत फिल्म इंडिया फिल्म कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया। भारतीय कंपनी OML मतलब ओनली मच लाउडर और रूस की गैज़प्रोम मीडिया के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक महोत्सव सह उत्पादन कॉमेडी संगीत शो पर MOU की बातचीत आरंभ होने की घोषणा हुई। कोरिया की प्रमुख कंपनी CGANM और अमेजन प्राइम वीडियो के बीच साझेदारी की घोषणा भी इस मंच पर की गई, जिसके तहत प्रीमियम कोरियाई कंटेंट वैश्विक लीडर पर सहमति बनी। इसके अलावा एक ऐतिहासिक इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की नींव रखती हुई देवी चंद्रानी नामक फिल्म की भारत की पहली भारत की आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। अब आते हैं नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र पर विवाद चल रहा है। फरवरी माह 2025 में समग्र शिक्षा अभियान SSA और PM श्री योजनाओं के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली लगभग 2152 करोड़ की राशि ने शिक्षा नीति 2020 को न स्वीकारने के कारण रोक दिए जाने ने इस नीति की त्रिभाषा सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। तमिलनाडु का जोर शिक्षा के माध्यम में तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 अपने त्रिभाषा फार्मूले में ये कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह हिंदी ही हो। इसमें स्मरणीय तंत्र क्या है, देखते हैं। संसद की शिक्षा स्थायी समिति ने 26 मार्च 2025 को पेश रिपोर्ट में इस नीति संशोधन को असंवैधानिक एवं संघीय भावना के विरुद्ध बताया। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि जब तक तमिलनाडु नीति 2020 को स्वीकार नहीं करता, तब तक फंड जारी नहीं होगा।
केंद्र सरकार के इस निर्णय से ये मसला न्याय से अधिक वित्तीय हो गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इसे भाषाई ब्लैकमेल बताया। एक दिन की सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 मई 2025 को दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य को ऐन विधि लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं हम थोड़ा बहुत नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र का तीसरा बड़ा सुधार है कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति। इस नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फार्मूले पर बल दिया गया। इसके अनुसार पहली भाषा मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, दूसरी अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा, तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा। गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है। संविधान भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े प्रावधान। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली, आर्टिकल 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली, आर्टिकल 343 संघ की भाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि होगी। आर्टिकल 344 राजभाषा के संबंध में आयोग। आर्टिकल 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। आर्टिकल 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य या संघ के बीच तकरार की राजभाषा। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या किसी भाग में बोली जाने भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। आर्टिकल 348 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में अधीन विधेयकों आर्थिक प्रयोग की जाने भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 350 शिकायतों के निवारण प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ की कर्तव्यों का वर्णन। अब आते हैं विझंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित। जो विझंजम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल में अब अरब सागर तट पर स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति की बदौलत यह दुनिया के व्यस्ततम शिपिंग मार्गों पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र गलियारे के बेहद निकट है, जो इसे व्यापारिक रूप से अत्यंत रणनीतिक बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को विझंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विझंजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ये भारत के कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों से एक, जिसकी प्राकृतिक गहराई 20 मीटर, कुछ स्थानों पर इसकी गहराई 24 मीटर तक है। प्रारंभिक क्षमता लगभग 10 लाख TEU प्रति वर्ष, जिसे आगे चलकर चरणबद्ध विस्तार 72 लाख TEU सालाना तक बढ़ाया जाएगा। विझंजम बंदरगाह के प्रथम चरण का विकास 8867 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। पूरी योजना 4 चरण की है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए, जिसे चरणबद्ध तरीके से 28-29 तक खर्च किया जाएगा। अब आते हैं भगवत गीता एवं नाटसार यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य विश्व भर में मूल्यवान पुरालेखों, पुस्तकालय, संग्रहालयों का संरक्षण करना, उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में भारत की 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपियों श्री भगवत गीता, भरत मुनि का नाटसार को स्थान मिला है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की 17 अप्रैल 2025 को हुई पेरिस बैठक में विश्व के 74 नई दस्तावेजी धरोहरों को इस रजिस्टर में जोड़ा गया, जिससे अब कुल 570 प्रविष्टियां हो गई। इस बैठक में भारत की प्राचीन अमूल्य श्रीमद् भगवत गीता, नाटसार की पांडुलिपियों को शामिल किया गया।
अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की संख्या 11 है, जबकि यूनेस्को के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की संख्या कुल 3 है। दोनों पांडुलिपियां मूलतः संस्कृत भाषा में रचित है, जो प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा है। ये पांडुलिपियां पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित है, जो दुर्लभ पांडुलिपियों के सबसे बड़े संग्रह में से एक संस्थान है। श्री भगवद गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक एवं धार्मिक ग्रंथ है। इसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। श्री भगवद गीता महाकाव्य महाभारत के छठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है। यह युद्ध से संवाद है, जहाँ अर्जुन और भगवान कृष्ण के मध्य कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व संवाद होता है। इसे महर्षि वेद व्यास द्वारा संकलित माना जाता है। नाटशास्त्र भारतीय प्रदर्शन कलाओं पर लिखित विस्तृत प्रथम ग्रंथ है। इसकी रचना भरत मुनि द्वारा की गई। यूनेस्को के अनुसार यह ग्रंथ लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध किया गया। नाटशास्त्र की प्राचीन परंपरा में नाटवेद या पंचम वेद कहा गया, तो 36,000 श्लोकों का विशाल ज्ञान कोश था, जिसे गंधर्व वेद भी कहते हैं। भरत मुनि ने उसी ज्ञान को नाट्यशास्त्र के रूप में संकलित किया। अब आते हैं प्रयागराज महाकुंभ के बारे में। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 आस्था, संस्कृति और मानवीय एकता का अभूतपूर्व संगम है। ये 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2025 तक चले। 45 दिवसीय महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में होता है, 4 प्रमुख स्थलों पर, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। इसके स्मरणीय तिथि 13 जनवरी 2025 से 26 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के अर्थात संगम की पवित्रता पर महाकुंभ का आयोजन किया गया। प्रथम निजी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा सफाई को मिला, जिसमें 329 कर्मचारी एक साथ एक ही समय गंगा में सफाई अभियान का कार्य किया। महाकुंभ 2025 के दौरान कुछ प्रमुख विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। इसमें दूसरा रिकॉर्ड था प्रयागराज मेला क्षेत्र के अलग अलग जोनों में एक साथ 19,278 समाज कर्मियों ने मिलकर सफाई की। और तीसरा रिकॉर्ड इसमें था लगभग 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटों को भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यद्यपि 80 फीट लंबी 5 फीट चौड़ी कलाकृति एकता, सद्भाव, सामाजिक भावना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ नगर में आयोजित बौद्ध महाकुंभ यात्रा का शुभारंभ भी किया गया। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण को मंजूरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 तथा 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूचियों को अधिसूचित करने तथा संसद को ये सूचियां बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 4, 16, 4 राज्य एवं केंद्र शासित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीट आरक्षित करने में सक्षम बनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया एवं सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए आर्टिकल 16 में एक नया खंड खोगे जोड़ा गया। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण से संबंधित सिफारिश की स्वीकृति प्रदान की थी। इस आयोग की सिफारिश से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ये उपवर्गीकरण क्या होता है? सामान्य अर्थ में उपवर्गीकरण किसी श्रेणी को छोटी या अधिक विशेष उपश्रेणी में विभाजित करने की प्रक्रिया।
अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण में अनुसूचित जाति समूह को छोटी छोटी उप जातियों में विभाजित किया गया। इसके माध्यम से शिक्षा रोजगार अवसर का उचित वितरण किया जाएगा। अब आते हैं पट्टेदार अंशु साड़ी को जीआई टैग। ये पट्टेदार अंशु साड़ी के बारे में भौगोलिक संकेतक मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी वस्तु का वह संकेत जो उसे एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है, जहां उस वस्तु की विशेष गुणवत्ता ख्याति या विशेषता मुख्यतः उसके मूल स्थान के कारण होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई को बौद्धिक संपदा के एक स्वरूप को मान्यता प्राप्त है। पेरिस कन्वेंशन 1883 के अनुच्छेद 1 में औद्योगिक संपदा के अंदर उत्पत्ति के संकेत या भौगोलिक नाम भी शामिल हैं। तथा अनुच्छेद 10 में ऐसे मिथ्या स्रोत संकेतों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। भारत में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण अधिनियम 1999 अधिनियमित किया जो 15 सितंबर 2003 से प्रभावी में आया। अब आते हैं स्मरणीय तथ्य। दार्जिलिंग चाय जिसे उसकी विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है, वर्ष 2004 में भारत का पहला पंजीकृत जीआई उत्पाद बना। मार्च 2025 तक देश में कुल 658 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुके हैं। मार्च 2025 देश में सर्वाधिक जीआई टैग के संदर्भ में यूपी 77 जीआई टैग के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद तमिलनाडु और फिर तीसरा स्थान है कर्नाटक का। 28 मार्च 2025 में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क द्वारा पट्टेदार अंशु साड़ी को जीआई टैग दिया गया। यह पारंपरिक सूती साड़ी कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ की है। पट्टेदार अंशु साड़ी की पहचान चौड़े बॉर्डर और चेक डिजाइन से होती है। अब आती है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। वक्फ का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को उन कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना जो मुद्रित कानून के अनुसार धार्मिक, परोपकारी या पुण्य है। यह संपत्ति ना तो बेची जा सकती है, ना उपहार में दी जा सकती है और ना ही विरासत में बांटी जा सकती है। एक बार वक्फ घोषित हो जाने पर संपत्ति हमेशा के लिए परोपकारी उद्देश्यों वक्फ जिसका बहुवचन औकाफ है, अरबी भाषा का शब्द जिसकी उत्पत्ति कुर्ब से हुई है। वक्फ का विचार इस्लामी कानून और परंपराओं का अभिन्न अंग रहा है। वक्फ की परंपरा मुख्य आधार हदीसों में पाया जाता है, विशेषकर सही अल बुखारी 2737 हदीस जो वक्फ संस्था की नींव मानी जाती है। अब आते हैं स्मरणीय तथ्यों में। इस्लाम और आगमन मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ वक्फ की अवधारणा भारत में आई। वक्फ के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। इस्लामी काल, दूसरा ब्रिटिश उपनिवेश काल और तीसरा है स्वतंत्रता के पश्चात का काल। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1954 में पहला वक्फ अधिनियम पारित हुआ, जिसके बाद वर्ष 1959 और उसके बाद 1964 1969 में संशोधन किए गए। 1984 में एक सीमित वक्फ अधिनियम पारित किया गया था। 1995 में एक व्यापक वक्फ अधिनियम पारित किया। वर्ष 2013 में इस अधिनियम में एक संशोधन पारित किया गया। सबसे नवीनतम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का क्रमांक 109 दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 क्रमांक 14 बन गया। वक्फ संशोधन 2005 3 अप्रैल 2025 को लगभग 12 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में पारित हुआ, जिसमें 288 सदस्यों ने समर्थन किया और 232 विरोध किया। और 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में लगभग 12 घंटे की चर्चा के पश्चात इसमें स्वीकृति मिली। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिससे अधिनियम बन गया। 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय कार्य मंत्रालय द्वारा सूचना जारी कर दी गई। इसे अधिनियम को प्रभावी बनाया गया। इसमें मुख्य संशोधन हुए हैं। अधिनियम की धारा में संशोधन में वक्फ शब्द को बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास
इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म उम्मीद कर दिया गया। धारा 2 में जुड़े हुए नए प्रावधान के अनुसार वक्फ जैसे उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्ट पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, चाहे किसी भी न्यायालय का आदेश, डिक्री या निर्णय क्यों ना हो। धारा 3 में ये सब नए शब्द जोड़े गए: आगा खानी वक्फ, बोहरा वक्फ और कलेक्टर, सरकारी संगठन, सरकारी संपत्ति पोर्टल डेटाबेस। धारा 3I में आयदर, वर्बली और शब्द हटा दिया गया। अब सिर्फ लिखित दस्तावेज के आधार पर वक्फ मान होगा। मौखिक वक्फ और मौखिक मुतवल्ली की नीति अमान्य हो जाएगी। धारा 3R में किए गए संशोधन के अनुसार वक्फ समर्पणकर्ता को कम से कम 5 वर्षों से इस नाम का अनुयायी होना चाहिए। वक्फ वायुजल प्रावधान हटा दिया गया। इसका अर्थ है अगर कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक, पवित्र या परोपकारी उद्देश्य से प्रयोग की जाती रही है तो उसे वक्फ घोषित किया जा सकता है, चाहे उसके पास कोई लिखित दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन या म्यूटेशन ना हो। अब सिर्फ उपयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जा सकता है। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड है जो 23 राज्यों तथा 7 केंद्रीय प्रदेशों के अंदर कार्यरत हैं। और इनमें से उत्तर प्रदेश तथा बिहार में दो दो वक्फ बोर्ड है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य शिया बोर्ड तथा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्यरत है। ध्यातव्य है कि वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में वक्फ बोर्डों के पास स्थित कुल संपत्तियों की संख्या लगभग में 8,89,586, चल संपत्ति 16,716 तथा अचल संपत्ति 8,72,817। संपत्तियों की कुल संख्या चल तथा अचल संख्या के आधार पर सर्वाधिक संपत्तियां उत्तर प्रदेश भूमि केंद्रीय बोर्ड के पास है। इस सूची में दूसरे तथा तीसरे नंबर पर क्रमशः पश्चिम बंगाल बोर्ड, अब आते हैं पहला पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23। पंचायत उन्नति सूचकांक भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नवीन मानक है जो ग्राम पंचायतों के बीच सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति मूल्य का मूल्यांकन करता है। इसमें विस्मरणीय तथ्य है। ये एक बेसलाइन रिपोर्ट है जो देश भर में 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने का एक प्रवर्तनकारी उपकरण है। यह स्थानीय विकास लक्ष्यों के 9 विषयों में पंचायत के प्रदर्शन को दर्शाता है। इसमें से 9 विषय हैं। पहला है गरीब मुक्त बेहतर आजीविका, दूसरा स्वास्थ्य पंचायत, तीसरा बाल अनुकूलन पंचायत, चौथा जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आधुनिक बुनियादी ढांचा एक पंचायत, सातवीं सामाजिक रूप से न्याय संगठन सुरक्षित पंचायत, आठवीं सुशासन एक पंचायत, नौवीं महिला अनुकूलन पंचायत। विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त PAI स्कोर और विषयगत स्कोर के आधार पर इन ग्राम पंचायतों को प्रदर्शन की निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया। कोई भी पंचायत अचीवर की श्रेणी में स्थान नहीं बना पाई है। गुजरात से सर्वप्रथम 346 ग्राम पंचायतें अग्रणी श्रेणी में है, जिसके बाद तेलंगाना की 270 पंचायत श्रेणी में रही। त्रिपुरा की 42 पंचायतें फ्रंट रनर श्रेणी में दर्ज हुई। अधिक संख्या में बेहतर प्रदर्शन करने वाली
राज्यों मतलब परफॉर्मेंस में शीर्ष स्थान गुजरात का, फिर दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा तेलंगाना, मध्य प्रदेश का, चौथा और हमारे उत्तर प्रदेश का इसमें चौथा स्थान है। इसमें उत्तर प्रदेश की केवल 3 ग्राम पंचायतें अगली श्रेणी में शामिल हुई हैं। उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर धउरी ग्राम पंचायत ब्लॉक बक्सी का तालाब लखनऊ है, जो 76.45 स्कोर के साथ अग्रणी फ्रंट रनर ग्राम पंचायत है। इसके अनुसार तेलंगाना का बंडपुर ग्राम पंचायत ब्लॉक विक्रम जिला कामारेड्डी सीट से प्राप्त ग्राम पंचायत है, जिसका पीएआई स्कोर 84.09 है। अब आते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इसका चौथा संस्करण 2025 में प्रकाशित हुआ। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन केस